किसी गरीब आदमी की शराब के ठेके नहीं होते हैं साहब, बड़े कारोबारी हैं, उनकी दुकान को चलने दी। यानी कि कोविड में पूंजीपतियों की दुकान चलनी थी और आम जो गरीब व्यापारी था उसको ख़त्म कर दिया। कोई काम नहीं होता बगैर पैसे के, यहाँ तक कि झगड़ा अगर परिवारों में हो गया, आपस में हो गया, उसके फैसले भी बगैर पैसे के नहीं होते। जब हर काम में पैसा लिया जा रहा है तो फिर ईमानदार कैसे? अरे रोजगार दिया होता तो अभी 10 दिन पहले लखनऊ पे युवा पिटते थोड़ी, रोजगार मांगने गए तो उनको लाठियाँ मिली हैं, उनको मुकदमे मिले हैं। जो बेरोजगार घूम रहे हैं ना, वो अपनी पहली सरकार में, समाजवादी सरकार में भी ये हुआ। कागज में जो लोग धरना दे रहे हैं, जो माताएं बहनें वहाँ पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रही धरने पे, उनके धरने से जो मुद्दा हल हुआ, उनकी तपस्या का भी क्रेडिट खोट लेने हैं। तो उनकी तपस्या का अपमान मत करो भाई। गृह राज्य मंत्री हैं, धमकी देते हैं बाकायदा कि अब मैं आपको आप जानते हो मैं मंत्री से पहले क्या था। और 3 दिन बाद उनका बेटा किसानों को ऐसे कुचलता है जैसे मतलब ये कोई पशु हो। पशुओं को भी ऐसे नहीं कुचलता। सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे, उन सफाई कर्मचारियों की नौकरी छीन ली, उनकी तनख्वाह आधी कर दी। आज यहाँ शिक्षा और चिकित्सा में व्यापार चल रहा है। शिक्षा और चिकित्सा और न्याय और ये सुरक्षा, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। आज क्या हो रहा है, इन पे व्यापारीकरण चल रहा है, बाजार बना दिया है। अभी इन्होंने क्या था, देश के लिए काम करो। देश कौन है? मैं भी देश हूँ। किसान की बात सुनना, उनको उनका उचित उनकी कौन, आप देखिए तपती धूप में धरती का सीना चीर के कोविड में अगर दुनिया को रोटी दी तो किसने दी? किसान ने दी। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में और हमारे इस खास शो उत्तम प्रदेश में। मेरे साथ इस वक्त मनवीर भाटी मौजूद हैं जो कि बसपा से दादरी से प्रत्याशी हैं और उनसे जानेंगे कि अगर 2022 में अगर वो विधायक बनते हैं तो दादरी के लिए वो ऐसा क्या करेंगे कि उत्तम प्रदेश बनने में उनकी एक अहम भूमिका होगी। तो सबसे पहले सर इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा आपके नज़रिए से। और सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आपकी आगामी प्लानिंग है? देखिए, आपने पिछले 10 साल में हम लोगों ने देखा, मैं एक किसान परिवार से हूँ और किसानों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, आंदोलन करता हूँ। माननीय बहन जी की सरकार में हम लोगों ने जो अपनी बात किसानों की आवाज़ उठाई, जो समझौते हुए, उनको लागू कराने के लिए पिछली सरकार से लड़ते रहे और उनको बचाने के लिए इस सरकार से लड़ते रहे। हमारे ज़िले की पहचान माननीय बहन जी ने दी। आज यहाँ शहर बसा, सामान्य लोगों को अच्छे घर मिले, उसका सपना पूरा वो बहन जी ने दिया। आदरणीय मुलायम सिंह नेताजी ने हमारे यहाँ जिला को ख़त्म करके हमारे क्षेत्र का अपमान किया और आदरणीय उनके बेटा जी ने हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत के चुनाव को ख़त्म करके हमारे यहाँ अपमान किया। और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, पिछली 22 तारीख को हमारे ही घर में हमारे ही पूर्वज वीर गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति अनावरण में उनके नाम पे कालिक पोत कर पूरे हमारे गुर्जर का ही अपमान नहीं किया, समाज का ही अपमान नहीं किया, काफी वो विवाद बड़ा हुआ। हाँ, हमारे समाज का ही अपमान नहीं किया बल्कि एक राष्ट्रभक्त सम्राट का अपमान करके राष्ट्र का भी अपमान किया। जो राष्ट्रभक्त होते हैं वो किसी समाज के नहीं, वो पूरे देश के होते हैं। उन्होंने अपने जीते जी विदेशी आक्रांताओं को भारत माँ पे कब्जा नहीं होने दिया, अपने राज्य पे कब्जा नहीं होने दिया। आप उनके नाम पे कालिक पुतवा रहे हैं। तो उन्होंने हमारे समाज का भी और उस सम्राट, राष्ट्रभक्त का सम्राट का अपमान करके राष्ट्र का अपमान किया। अभी हमारे आपने देखा कोविड के दौरान किस तरह से मज़दूरों की हालत रही। शवयानी गंगा बन गई, शववाहिनी है ना, जो जीवनदायिनी गंगा शववाहिनी गंगा में बदल गई। किस तरह से मिट्टी हटने से आपने सबको देखा। आपने एक ये रूप देखा। दूसरा रूप ये भी देखा कि एक जो शराब का ठेकेदार है, जो शराब का कारोबारी है, उसके ठेकों को खुलने दिया।
और उसी के बगल में एक पान की दुकान, एक जूते चप्पल काटने वाले की दुकान को इसलिए बंद करके रखा कि कोविड है, जबकि शराब की दुकान पे ज़्यादा भीड़ होती है। असंगठित व्यापार को सेंध लगाया। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो जब वो ये सोच रहा था अपने बगल में, जब उसके बगल में एक शराब के ठेका है जहाँ लाइन लग रही है कोविड में, और वो जब खुल रहा है और उसके बगल में एक पान की दुकान वाला सोच रहा है कि मैं सुबह कमाने वाला शाम को खाने वाला आदमी भूखा मर रहा हूँ और मुझे भूखा इसलिए मारा जा रहा है कि कोविड है, और एक व्यापारी की जो बड़ा शराब को कारोबारी है, किसी गरीब आदमी की शराब के ठेके नहीं होते हैं साहब, बड़े कारोबारी होते हैं, उनकी दुकान को चलने दी। यानी कि कोविड में पूंजीपतियों की दुकान चलने दी और आम जो गरीब व्यापारी था उसको ख़त्म कर दिया। ये नीति थी। अभी आप देखते हैं, मैं बोर्ड देखता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं भाजपा नेताओं के कि सोच ईमानदार और काम दमदार। आप चले जाइए किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में और जाके पूछिए उनसे कि आप जब थाने जाते हैं, आप जब जिला प्रशासन में अपने काम के लिए जाते हैं, चाहे अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाएं या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाएं, कोई भी काम करवाने जाएं, क्या उनका काम होता है? कोई काम नहीं होता बगैर पैसे के। यहाँ तक कि झगड़ा अगर परिवारों में हो गया, आपस में हो गया, उसके फैसले भी बगैर पैसे के नहीं होते। जब हर काम में पैसा लिया जा रहा है तो फिर ईमानदार कैसी? आज अथॉरिटी, वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। उनके कहने से क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो वो तो लिखा ना उन्होंने। और काम दमदार, है काम दमदार। आप बताइए कोविड में कैसा दमदार काम किया, सारी जनता ने देखा। मजदूर पैदल चल के मर गए, ऊपर से जनता किस बात से परेशान है? यहाँ किसान, नौजवान, मजदूर, साधारण जनसाधारण लोग, उनकी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी, मेरी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी ये है कि मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो मैं एक अच्छे सरकारी अस्पताल में जाके उसका इलाज करा लूँ। मेरे घर में बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ने लायक, तो मेरी परेशानी ये है कि मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा लूँ। मेरी परेशानी ये है कि जब मैंने पढ़ लिख के डिग्री मिल गई तो मैं किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में जाके रोज़गार ले लूँ। मेरी मजबूरी ये है कि मैं जब काम धंधा सीख लिया मजदूरी का तो मुझे मजदूरी मिले। मेरी परेशानी ये है कि जब मैं अपना घर बाद में साफ़ करता हूँ और सारे जहाँ सड़क को सफाई कर्मचारी हैं वो दूसरे का घर पहले साफ़ करते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। रोजी रोटी और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, यह हमारी बुनियादी सवाल है ना। एक मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी एक भी बुनियादी जो सवाल हैं, बुनियादी जो हमारी दिक्कतें हैं, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे चिकित्सा की है, चाहे वो रोज़गार की है, चाहे मजदूर के काम की है या किसान के उचित दाम की है, किसी को कोई काम मिला हो। इन्होंने, हमारा तो बिल्कुल शहरी इलाका है, इसमें कोई पिछले 10 साल में एक भी सरकारी स्कूल ऐसा बनाया हो, दोनों सरकार बता दें, ये बता दें, सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई हो जो जनसाधारण के बच्चे जिसमें पढ़ सकें, या सरकारी कोई अस्पताल बनाए हों जिसमें अपने जनसाधारण के बच्चे दिखा सकें, बच्चों को, बुजुर्ग को अपना ले जा सकें, या किसी को रोज़गार दिया हो या किसी मजदूर को काम दिया हो। किसी को जितने काम थे छिन गए, फैक्ट्री हैं वो बंद हो गई। वो तो कहते हैं कि हमने इतना विकास दिया है कि मायावती और अखिलेश यादव कहीं नहीं ठहरते हैं, इतना रोजगार दिया है। कहाँ दिया रोजगार? अरे रोजगार दिया होता तो अभी 10 दिन पहले लखनऊ पे युवा पिटते थोड़ी। रोजगार मांगने गए तो उनको लाठियाँ मिली हैं, उनको मुकदमे मिले हैं। जो बेरोजगार घूम रहे हैं ना, वो अपनी पहली सरकार में, समाजवादी सरकार में भी ये हुआ, और कम से कम ये था कि ठीक है चलो आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें तो आवाज़ उठाते हैं तो उसमें मुकदमा दर्ज होता है, यानी आप हमें मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे।
मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारे स्थानीय कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, विधायक, एमपी, मंत्री, संतरी कोई भी आ जाए और बता दें उनके कौन सा दमदार काम किया है। एक काम गिना दें, एक भी काम। जो भी यहाँ काम हुए हैं माननीय बहन जी के हैं। ये मार्केटिंग अच्छी करते हैं, बस इनको मार्केटिंग करनी आती है। काम दूसरे का है, मार्केटिंग अपनी करते हैं। अभी कल एक सोसाइटी में घटना घटी, पिछले 3 दिन से, मतलब आज तो चौथा दिन हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, ला रेजिडेंसिया एक सोसाइटी है, वहाँ बिल्डर की मोटर ख़राब हो गई। बिल्डर बीच में नहीं आया, अथॉरिटी का अधिकारी कोई बीच में नहीं आया, विधायक देखने नहीं आया, एमपी देखने नहीं आया। 3 दिन पानी नहीं मिला उन लोगों को। हम लोगों ने जैसे तैसे करके पानी उनको पहुँचाया। अब कोई बुजुर्ग है, उसके पैर में चोट लगे, 22 मंजिल पे कैसे पानी लेके जाएगा। कल वहाँ के लोग, हम लोग जाके जब हम धरना दिया, ताला लगाया, तब जाके शाम को मुकदमा दर्ज हुआ बिल्डर पे, और वहाँ पानी चला। विधायक जी लिख रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हमने करा दिया है, पानी हमने चला दिया। विधायक जी दिखाई नहीं दिए वहाँ, मतलब सिर्फ कागजों में। कागज में जो लोग धरना दे रहे हैं, जो माताएं बहनें वहाँ पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रही धरने पे, उनके धरने से जो मुद्दा हल हुआ, उनकी तपस्या का भी क्रेडिट खोट लेने हैं। तो उनकी तपस्या का अपमान मत करो भाई। अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो जो दूसरा तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसकी मेहनत से जो काम हो रहा है, उसके दबाव से, उसके आवाज़ उठाने से जो हो रहा है, उसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग इनको अच्छी आती है करनी। मार्केटिंग में ये मास्टरी है इनको हासिल। मार्केटिंग दबा के करते हैं। आप देखो कोई ऐसा समाज बता दे जिन्होंने अपना किया। पंडितों का बराबर इन्होंने अपमान किया, हमारे ब्राह्मणों का समाज का अपमान किया, गुर्जर समाज का अपमान किया, जाट समाज का अपमान किया। ये कहते हैं किसान की बात करते हैं। अहंकारी मंत्री इनके, जो खुद गृह राज्य मंत्री हैं, धमकी देते हैं बाकायदा कि अब मैं आपको आप जानते हो मैं मंत्री से पहले क्या था। और 3 दिन बाद उनका बेटा किसानों को ऐसे कुचलता है जैसे मतलब ये कोई पशु हो। पशुओं को भी ऐसे नहीं कुचलता है। ऐसे तो आज़ाद बाहर गुलाम भारत में भी ऐसे नहीं होता था। वो भी सामने से हमला करते थे अंग्रेज, ये तो पीछे से जिप्सी चढ़ा रहे हैं। और अहंकारी भाषा, पहले चेतावनी देते हैं फिर हत्या कर रहे हैं। ये बात महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आपने हाथरस में देखा, वो बेचारी एक बेटिया हमारी बहन जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी माँ चिल्लाती रह गई। उसका बाप, उसका भाई जिप्सी के आगे चिल्लाता, कैसे अपनी छाती पीट के चिल्ला रहे थे। आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हमारी बच्ची का हमें चेहरा दिखा दो। वो चिल्लाती रह गई और उसकी बच्ची को चेहरा तक नहीं दिखाया, और पेट्रोल छिड़क के उनकी लाश को जला दिया। अच्छा, ऐसे सम्मान होता है? ऐसा तो कभी ऐसे सम्मान करेंगे महिलाओं का? अगर उनकी माँ चिल्ला रही है तो ये तो हिंदू रिवाज में सबसे पहला धर्म बनता है कि अगर कोई मृतक है उनको चेहरा देखने दी जाए, उनके गार्जियंस को, माता पिता को उनका चेहरा देखने दी जाए, उनकी जो शव है उन तक दिया जाए उनके, ताकि वो उनके जो अपने कार्यक्रम हैं जिस तरह से उनको वो शहादत हम देते हैं, जिस तरह से हमारी अंतिम संस्कार होता है। अच्छा, आपने हाथरस का जिक्र किया अभी जी, तो आपको नहीं लगता कि हाथरस में एक दलित के साथ जो हुआ, और मायावती जी जो बीएसपी की हेड हैं, तो वो हितैषी बनती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ में उठाने में वो कमज़ोर साबित हुई और प्रियंका गांधी आगे निकल गई। देखिए, कौन आगे निकल गया कौन पीछे निकल गया ये मुद्दा नहीं है। उन्होंने बाकायदा आवाज़ उठाई। सतीश मिश्रा जी भी वहाँ गए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जिनको करना चाहिए था उनको तो किया नहीं। मंत्री जी को तो गिरफ्तार किया नहीं, तब तक उनके बेटे को भी नहीं किया गिरफ्तार। गिरफ्तार जो आवाज़ उठा रहे थे उनको किया, चाहे वो हमारे प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया हो, चाहे हमारे सतीश मिश्रा जी को गिरफ्तार किया। विपक्ष को दबाया गया। सवाल ये नहीं कि कौन आगे है कि कौन पीछे है, और ये सवाल क्यों उठता है हमारी समझ में नहीं आता। आप लोग मीडिया चैनल वाले लोग ये विपक्ष को क्यों घेरते हैं? क्या लोग को घेरना नहीं कह रहे हैं, हम ये कहते हैं मायावती जी की नहीं, हम एक बात कहते हैं, ये बात आते हैं कि जी विपक्ष आवाज़ नहीं उठा रहा। क्या सरकार इसी बात के लिए चुनी जाती है कि धरने पे बैठे रहें विपक्ष? जनता धरने पे बैठे रहें,
इस बात के लिए सरकार को चुनते हैं। सरकार को इस बात के तो नहीं चुनते हैं कि जो है विपक्ष जो है धरने पे बैठा रहे। लोकतंत्र में मतलब हम उम्मीद करते हैं विपक्ष से, हम धरने पे क्यों नहीं बैठे, उन्होंने मजबूती से आवाज़ नहीं उठाई। अरे भाई, इस बात के लिए थोड़ी चुना जाता है। हम किस लोकतंत्र की कहीं ना कहीं रेस में तो आगे निकली प्रियंका गांधी। कौन सी रेस, किस बात की रेस? एक दलित बच्ची के साथ गलत हुआ, एक सरकार ने गलत किया, उस सरकार का पर्दाफाश होना चाहिए, उस अधिकारी का पर्दाफाश होना चाहिए। किसके कहने पे, पर्दाफाश को करने में ही किसके कहने में वो हुआ? ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। अब मीडिया का काम दूसरा हो गया। पहले मीडिया जनता के मुद्दे को उठाती थी, मीडिया के काम हो। मीडिया केवल ये नहीं है कि आपने क्या कहा मुझे उसे दिखाना हो, चौथा स्तंभ है। उसका भी ये काम है कि जन भावनाओं को देखते हुए सरकार से सवाल करें। एक मीडिया वाले बता दे जिन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया हो, एक बता दो। नहीं किया ना। कोहराम तो मीडिया का और सुनो, अब सुन तो लो। और मीडिया के साथ बदतमीजी हुई, उसके बाद भी मुख्यमंत्री से कभी ये सवाल नहीं पूछा। पूछा हो तो बता दीजिए। आप बहन जी से सवाल करेंगे, उससे ज़रूर पूछ लेंगे। सोनिया गांधी जी से बात करेंगे, उनसे ज़रूर पूछ लेंगे। अखिलेश जी से बात होगी, उनसे ज़रूर पूछ लेंगे। लेकिन जिसने कराया उससे मीडिया नहीं पूछता। ये किस तरह की चीज़ें चल रही हैं? ये तो सिस्टम नहीं है ना। अरे जिसने, आप मुख्यमंत्री से पूछो किसके आदेश पे हुआ, और उनको जेल में डालो। जेल में क्यों नहीं डाला गया उनको? जिन्होंने इतना अपराध किया, उनके साथ दोहरा अपराध किया। एक उन दरिंदों ने उनके साथ बलात्कार करके, एक उन्होंने जिन्होंने उनके बच्चे के बॉडी को तेल झिड़क के जला दिया। दो अपराध हुए। तो जिन्होंने जो किया, जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए, उनको दोहरी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की है वो अपनी जिम्मेदारी को रक्षक की जगह भक्षक बन जाएं, तो उसको दोहरी सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो दोहरी सज़ा पे सवाल कभी सरकार से नहीं पूछा, कभी मुख्यमंत्री से नहीं पूछा, कभी गृह मंत्री राज्य मंत्री से नहीं पूछा। उल्टा आप इस बहस को अलग तरह से ले जाते हैं मीडिया वाले। रेस में वो आगे निकल गए। अरे भाई साहब, वहाँ कोई रेस नहीं लग रही थी। एक बच्ची के साथ गलत हुआ, सरकार से सवाल बनता है। सरकार से सवाल पूछो, मुख्यमंत्री से सवाल पूछो। मतलब प्रियंका गांधी जी एकदम सक्रिय रूप से थी, इसलिए मायावती जी खामोश हुई। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है ना, मुद्दा ये नहीं है कि कौन आगे है कि कौन पीछे है। मुद्दा ये है कि सरकार ने ये क्यों किया, किसके कहने पे किया, और सरकार ने उस अधिकारी को सज़ा क्यों नहीं दी। मुद्दा ये है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन घर से कितने बजे निकल के आवाज़ उठाने गया। वो सुबह 10 बजे आवाज़ उठाई कि 12 बजे उठाई, वो कितनी तेज़ दौड़ के गया या गाड़ी में बैठ के गया, मुद्दा है ही नहीं। इसको मुद्दा बना दिया जाता है, हमें मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जाता है। मुद्दा ये है कि ये किसने किया, उसके जिम्मेदार कौन है, उसको सज़ा क्यों नहीं मिली, ये मुद्दा है। मतलब मेन पॉइंट से भटका दिया जाता है। बिल्कुल भटका दिया जाता है। और उसमें मीडिया का बुरा हाथ होता है। मीडिया भी पूछती है, विपक्ष से कहती है देखो वो रेस में आगे निकल गए, वो रेस में पीछे निकल गए। अब आपका दादरी के लिए स्पेशल क्या प्लान है? देखिए, दादरी एक क्रांतिकारी धरती है। हमारा पूरा प्रदेश, पूरा देश क्रांतिकारी धरती रहा है। जैसे मैंने अपने शुरुआती में बताया कि दोनों सरकार ने तमाम तरह के मुद्दे आपने बताए। एक हमारे यहाँ नौजवान फैक्ट्री के सामने धरना दे के बैठा है कि हमें हमारी पुश्तैनी ज़मीन में लगी फैक्ट्री में हमें रोज़गार क्यों नहीं मिलना चाहिए। आप 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा के बैठे हुए। हमारी ज़मीन हमारी केवल संपत्ति नहीं थी, वो हमारा आय का साधन थी, उससे हमारी जीविका चलती थी। हमारा रोजगार चला गया तो रोजगार के एवज में फैक्ट्री के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। फैक्ट्री लगी हैं तो उसमें रोजगार आधी हम, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ज़मीन हमारी, फैक्ट्री तुम्हारी, रोजगार और नौकरी हमारी। हम इस एजेंडे के साथ चले थे। लेकिन आज क्या है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो मांगते तो लाठीचार्ज करते हैं। किसान की ज़मीन चली गई, जो समझौते पहले हुए थे 64% मिल गया। माननीय बहन जी की सरकार में जो समझौते हुए थे उसको ख़त्म कर रहे हैं एक एक करके। जो हमारे घर छोड़े गए थे, प्रति परिवार 3000 मीटर के हिसाब से जो पॉलिसी बनी, जांच किस पे बैठानी चाहिए थी? प्राधिकरण के अधिकारियों पर, उनकी संपत्तियों पर, बिल्डर पर। जांच किस पे बैठाई? किसान के घर पर। इसके किसान का घर इतना क्यों छूट गया?
किसान जांच बिल्डर के बजाय, प्राधिकरण की अधिकारियों की संपत्ति के बजाय बिठाने के किसानों पे जांच बैठा दी। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसान ने आंदोलन किया और उस पर जो है कुछ उसको लाभ मिला, उस लाभ पे जांच बैठा दिया। आप कैसे किसान हितैषी हो भाई? आप देखो यहाँ रोजाना कोई ना कोई धरने बैठे। अभी करीब 150 दिन हो गए नोएडा के लोग किसान धरने पे बैठे हैं, एनटीपीसी में धरने पे बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा में धरने पे बैठे हैं, सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। उन सफाई कर्मचारियों की नौकरी छीन ली, उनकी तनख्वाह आधी कर दी। आप किसके साथ खड़े हैं? यहाँ पे सबको रोजगार मिले, शिक्षा चिकित्सा पे लूट मची हुई है। अथॉरिटी ने सस्ती ज़मीन शिक्षा के लिए इसलिए दे दी कि ताकि वो सस्ती और अच्छी शिक्षा देंगे। वो कर क्या रहे हैं? वो कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। उसके लिए आवाज़ कोविड में हमारे जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे सिविलियन हैं, हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कोविड में घर से पढ़ाई कितनी हुई आपको भी पता है। टीचर की तनख्वाह आधी कर दी, आधे टीचर कर दिए और बच्चों से सारी फीस ली गई। ये क्यों हुआ? जब आधी टीचर कर दिए, आधी तनख्वाह कर दी, तो आधी फीस भी तो रहनी चाहिए थी ना। लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है। आज यहाँ शिक्षा और चिकित्सा में व्यापार चल रहा है। शिक्षा और चिकित्सा और न्याय और ये सुरक्षा, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। आज क्या हो रहा है? इन पे व्यापारीकरण चल रहा है, बाजार बना दिया है। हमारे जेब में पैसा है तो हमें न्याय मिलेगा, हमारे जेब में पैसा है तो हमें शिक्षा मिलेगी। तो हम ये पूछते हैं कि जब मैं अपने पैसे से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपने पैसे से अपने बुजुर्ग को निजी अस्पताल में दिखाना है, अपने पैसे से मुझे अपना गार्ड रखना है सुरक्षा के लिए, अपने पैसे से मुझे बड़ा हायर वकील करना है, बड़ा महंगा वकील करके न्याय के लिए खड़ा होना है, तो फिर टैक्स क्यों दे रहे हैं? मेरा टैक्स वापस दे। टैक्स इसलिए दे रहे हैं ना कि हमें अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीज़ें मिलें। लेकिन हो क्या रहा है? अब क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इनके सारे मित्र जो हैं वो उनके स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं के अस्पताल चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल और अस्पताल अच्छे से बने, क्योंकि जो माननीय बहन जी ने जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का जैसी बनाई, वो हिंदुस्तान में ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनती। जैसा जिला अस्पताल माननीय बहन जी की सरकार में बना, वैसा जिला अस्पताल हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनता है। आप देख लें कहीं जाकर। मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत की सरकारों को चैलेंज करता हूँ, जैसा माननीय बहन जी ने जिला अस्पताल बनाया दूसरा दिखा दे, जैसा माननीय बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई है दूसरी सरकारी यूनिवर्सिटी बता दे। मैं सबको चैलेंज करता हूँ। जैसे बालक बालिका इंटर कॉलेज हमारे गरीब लोगों के लिए माननीय बहन जी के टाइम बने, ऐसे मैं चैलेंज करता हूँ वो दिखा दें कहीं दूसरे बने हों। जैसा उन्होंने यहाँ पे आपने देखा होगा एशिया का सबसे बड़ा कार रेस 1 को जो बनाया था, रेस कोर्स बनाया 2011 में सचिन तेंदुलकर, 2000 माइकल शूमाकर बोलते हैं कि शहर ऐसा भी हिंदुस्तान में शहर है जब वो कार रेस में आए थे। और आज क्या है? वहाँ आप जाके देखिए झाड़ियाँ खड़ी हैं। आज वहाँ डकैतों का अड्डा बन गया है, लूट, वहाँ जो ये स्थिति हो गई है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि 400 सीट लेकर आ रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक बार दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ 350 प्लस लेके आ रहे हैं। बीएसपी का अब तो 750 चाहिए। उस हिसाब से तो 400 से 450। वो कह रहे हैं कि हम 3 सीट। क्या रोक है? देखिए पश्चिम बंगाल में भी कहा कुछ देखिए तमाम रहा है तो तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। देखिए यात्राएं चल रही हैं और हमारी पार्टी का कल्चर ये है कि हम सड़क पे बैठ के लोगों को परेशान करके उड़दंग नहीं बचाते हैं। हम गाड़ियों में आग नहीं लगाते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ियों में आग नहीं लगाते हैं। वो उचित जो प्लेटफॉर्म है, क्या है लोकतंत्र में, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, वहाँ हमारे पार्टी के नेता मजबूती से आवाज़ उठाते हैं। हमारी पार्टी की नेता मजबूती से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाज़ उठाती हैं, मुद्दे को मजबूती से उठाती हैं। अब क्या यही दिन रह गया कि अब सड़क पे ही बैठे रहो? इसलिए तो नहीं चुना था ना,
इसलिए तो नहीं चुना था कि हम हर बात के लिए अपना मतलब जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे तो वो गलत बैठे हुए थे किसान लोग। कौन किसान मजबूर है ना, अच्छा, मजबूर है। मजबूर हैं, मजबूर हैं, अब क्या करें भाई। उसको समर्थन माननीय बहन जी ने साफ कहा कि हम सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी ने मान लिया चुनावी के डर से, कुर्सी जाने के डर से माननीय प्रधानमंत्री जी मान गए। वो किसान की शहादत से नहीं माने, जो 700 किसान मारे उस पे एक दिन कोई नहीं बोला। जनता की परेशानी से, किसानों की परेशानी से परेशान होकर निर्णय नहीं लिया। कुर्सी जाते देख कुर्सी की परेशानी से परेशान होकर निर्णय लिया। अगर हिमाचल नहीं, मतलब ही नहीं बनता। हिमाचल प्रदेश, अगर यहाँ हिमाचल में उपचुनाव नहीं होते, वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं कहते कि हम चुनाव महंगाई की वजह से हारे हैं, तो डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं होते। इसलिए कम हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हारे इसलिए हैं। तो लोगों की परेशानी से परेशान होकर नहीं डीजल और पेट्रोल के दाम को 10 रुपये कम करें, 50 बढ़ा के 10 कम करा दी, 40 अभी भी बढ़े हैं, लेकिन 10 जो कम किए वो भी परेशानी से नहीं, कुर्सी नहीं जाना चाहिए। कुर्सी जीवी लोग हैं, कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, बीएसपी ही विकल्प क्यों चुना आपने? देखिए बीएसपी में ऐसा क्या दिखता है? देखिए बीएसपी में आज की हिंदुस्तान की राजनीति में देश की पहली ऐसी नेता हैं जितना वो काम करती हैं और कभी मार्केटिंग नहीं करती। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने यहाँ अपने घर में ऐसा स्कूल बनाया, ऐसा अस्पताल बनाया। उन्होंने कभी नहीं कहा यहाँ से लेकर लखनऊ तक उन्होंने चमकाने का काम किया। उन्होंने 23 ज़िले बनाए, 23 ज़िले नए बनाए। उन्होंने तकरीबन आप देखोगे 10 लाख लोगों को घर, जो घर गरीब लोग थे 10 लाख लोगों को घर दिया। पर उन्होंने कभी नहीं किया, कभी मार्केटिंग नहीं की। देश की पहली ऐसी नेता है, वो काम करती हैं, उसके पीछे मार्केटिंग नहीं करती है। जो बड़ा दिल का, जो बड़े सोच के लोग होते हैं वो काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते। पहले तो ये। दूसरा, उनका जो कार्यशैली है उसमें इस सरकार में ये पुलिसिया राज चल रहा है, अधिकारियों का राज है, जनता का राज नहीं है। तो जनता का राज होना चाहिए ना। वोट हमारा, राज तुम्हारा, टैक्स हमारा, विकास तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। तो बहन जी का यही नारा है, अरे जब वोट हमारा तो राज जनता का होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पुलिसिया राज चल रहा है। पिछली सरकार में क्या था? नेताओं का राज था। नेता इन द सेंस, मतलब उसमें जो उनके नेता थे वो अपनी गुंडागर्दी चलाते थे। इस सरकार में बस फ़र्क इतना हो गया है कि वो वर्दी में, वो गुंडागर्दी रही है, बस वर्दी बदल गई है। वो उसमें सफ़ेद कुर्ता था, इसमें जो है खाकी वर्दी है, इतना फ़र्क है। माननीय बहन जी की सरकार में अधिकारी अपनी वर्दी में रह के जनता के लिए काम करता था और नेता अपने कुर्ता से बाहर नहीं निकलता था, वो भी कानून के दायरे में अपना काम करता था। अच्छा, आपने राजनीति ही क्यों चुनी लोगों की सेवा के लिए? क्योंकि राजनीति से ही हमारी चीज़ें तय होती हैं। आंदोलन पिछले 15 साल से हम कर रहे हैं, 15 बार जेल भी जा चुका हूँ। अब हालात ऐसे बन गए कि हमें ये कहा गया कि आप कौन होते हो सवाल उठाने वाले। अब हम जब अपने 10% की हमने आंदोलन के दौरान जब सवाल उठाए तो हमारे प्रमुख सचिव उद्योग और प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि हु आर यू, आप कौन होते हो। जब हमने सवाल उठाया कि यहाँ की ज़मीनों जो फैक्ट्री लगी हैं, यहाँ के जो किसानों के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो मज़दूरों के जो बच्चे, यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है। जिनके यहाँ किसानों के जो मुद्दे समझौते हुए हैं वो लागू क्यों नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ के जो घर खरीदार हैं, आप देखेंगे घर खरीदार की इतनी ऐसी स्थिति है, उन्होंने सपना देखा था एक अच्छे खुशहाल ज़िंदगी जीने का, लेकिन आज क्या है, आज वो हर रविवार को उनको एक रविवार मिलता है अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ गुजारने का। कोई रात को 10 बजे आता है, कोई 11 बजे नौकरी करके आता है, हर रविवार को तख्ती लेके बैठे रहते हैं। एक विधायक, एक एमपी, कोई कार्यकर्ता, कोई अधिकारी उनके बीच में आज तक नहीं पहुंचा है। सारी की सारी जब अपना पूंजी दे, पूरी जीवन भर की पूंजी बिल्डर को देने के बाद भी उनकी 50,000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने सारा अपना जीवन भर का पैसा दे दिया, अपने ही घर में किराएदार की ज़िंदगी जी रहे हैं। और जिस बिल्डर ने केवल 10 और 20% पैसा दिया था उसकी रजिस्ट्री कर दी, और जिसने अपना सारा जीवन भर का पैसा दिया उसको रजिस्ट्री नहीं की जा रही है।
अधिकारी बोलते हैं कि बिल्डर पे बकाया है। अगर बिल्डर पे बकाया है तो इसकी सज़ा, अगर बिल्डर ने लूट मचाई है उसकी सज़ा घर खरीदार को क्यों? कोई उनकी नहीं सुन रहा है। 4.5 साल से आप किसी सोसाइटी में चलाइए, बिल्डर ने उनको कैदी बना रखा है, उनको बंधुआ मजदूर बनाए कि ज़िंदगी जीने पे बस कर रहे हैं। बिजली पानी को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, जबकि बिजली पानी पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। अरे भाई, वो अपने घर के मालिक थे, मालिक है, मालिक रहेंगे। आपसे घर खरीदा है, अपने आप को गिरवी नहीं रखा आपने। आप सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे, कपड़ा खरीदने जाते हैं या गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो क्या आप खुद उनके गिरवी रख देते हैं क्या? ठीक है, आपसे घर खरीदा है, आप पीछे छोड़िए भाई। लेकिन बिल्डर क्या है, बिजली पे भी बिचौलियागिरी कर रहा है, पानी पे भी बिचौलियागिरी कर रहा है और पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतारू है। बदतमीजी से बात करता है, कोई बायर्स की इज्जत नहीं समझता है। अरे ये हमारे देश के नागरिक हैं और जो ये बिल्डर बने घूम रहे हैं, इन घर खरीदारों की वजह से ही वो बिल्डर बने हैं। आज वो पैसे वाले बने हैं, वो भी इन्हीं की वजह से बने हैं और आज उनको वो उनके साथ शोषण कर रहे हैं। कहीं चले जाए, किसी सोसाइटी में चली जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं उनके बीच में जाता हूँ। ईमानदारी से, बात राजनीति की नहीं है, मैं तो उनसे बोलता हूँ कि ठीक है, आप देखें आपको किसको वोट करना है, पर आपकी समस्या के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। अरे वो अपना जीवन यहाँ खुशहाल ज़िंदगी जीने का, माननीय बहन जी ने जो ये उनको अच्छे घर, सस्ते घर देने का जो सपना दिखाया था, आज वो सब ख़त्म कर दिया इन दोनों सरकारों ने, बिल्कुल पूरी तरह से। आज वो अपने बिजली के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पानी के लिए कोई कभी पानी काट देता है, कभी कोई बिजली काट देता है, कभी कोई उनका सिक्योरिटी हटा देता है, धमकी दी जाती हैं। उनको पूरी तरह से गुलाम की जैसी ज़िंदगी बनाई हुई है। ऐसे तो फिर तो गुलामी में और इसमें क्या फ़र्क हुआ, बताओ? क्या आप अपने विधानसभा के लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि आपको मुद्दे पे, राजनीति पे जाना पड़ेगा। व्यक्ति की राजनीति पे नहीं, व्यक्ति नहीं, मुद्दे की राजनीति की। बाबा साहब ने यही सपना देखा था। लोकतंत्र में जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, माननीय काशीराम जी ने यही सपना देखा था कि गरीब के लिए काम हो। अमीर अपना काम चला लेता है, लेकिन गरीब के कोई नहीं सुनता। केशव प्रसाद मौर्य का मांगूंगा आपकी इस बात पर। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है कि अयोध्या काशी में मंदिर जारी है, मथुरा की बारी है। क्या ये वो मुद्दे से भटकाने वाली बात है, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जनता किस बात से परेशान है। अभी इन्होंने 10 लाख दिए जलाने की बात करी है। 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करती तो घर चैन से बैठते ना। मंदिर में क्यों जाता है आदमी, आप मुझे बताओ? आप मंदिर में जाते हैं क्यों? पिकनिक मनाने तो नहीं जाते ना, कि पिकनिक जा रहे हैं, चलो मंदिर घूम के आते हैं। मंदिर जाता है आदमी अपनी सुख शांति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, कोई रोजगार के लिए जाता है, कोई व्यापार के लिए जाता है। इसलिए जाता है ना कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और घर में सुख शांति कब होगी? जब उसके घर में रोजी रोटी, कपड़ा और मकान सब टाइम से मिलेगा। जब उसका बच्चा, इस बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब उसके बुजुर्ग के लिए अच्छी चिकित्सा मिलेगी, जब उसके नौजवान को अच्छा रोजगार मिलेगा, तब आएगा ना। अब वो तो दे नहीं रहे हो। राम के नाम पे बात करते हो। राम धर्म के प्रतीक नहीं है, राम है इंसानियत के प्रतीक। राम राजा भी थे। आप राम राज्य की कल्पना क्यों नहीं करते हो? राम जब अपना खाना खाते थे, तो कहते राम राज आ गया है। कैसे राम राजा आ गया है? राम जब अपना खाना खाने से पहले ये सोचते थे कि मेरे राज्य में कोई भूखा तो नहीं मर रहा है, अपना कपड़ा पहनने से मेरे घर कोई नंगा तो नहीं है, किसी पे छत तो नहीं है। वो कपड़ा वेश बदल के पूरे राज्य में घूमते थे और वो देखते थे कि मेरे, और वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, उनके जो शिरनी के बेल उन्होंने खाए थे झूठे। उन्होंने जो उनका केवट था वो बहुत नीची, मतलब जो है बहुत, मतलब एक हमारे जो ये बोलते हैं बहुत गरीब घर से था, है ना, पिछड़ी जाति से था, तो उसको उन्होंने न्योता दिया था। तो आप ये बताइए, आपने 10 लाख दिए, एक दिन में फूंक दिए। 10 लाख दिए जब जलेंगे तो वो एक दिन में फूंक गए ना, उससे रोजगार क्या? आप वो काम करिए उतने पैसे से। अगर आप बिजली की काम करते थे, आप वो काम करें कि किसी का घर अंधेरे में ना रहे। एक दिन में 10 लाख दिए जलने से किसको फ़ायदा होगा, मुझे बता दीजिए।
कांग्रेस और सपा को कहाँ आंकते हैं? देखिए, सभी उसी तरह की राजनीति करते हैं। बीजेपी हिंदू की बात करती है, सपा मुसलमान की बात करती है। ना ये हिंदू के हैं ना वो मुसलमान के हैं, ये अगर हैं तो अपनी दुकान के हैं, दोनों अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि आप नफ़रत की राजनीति से कभी किसी का समाधान नहीं हो सकता। आप बताइए, जो जिस तरह से पिछली सरकार में दंगा होते थे और इस सरकार में भी ये डराते हैं, ये कहते हैं, ऐसा नैरेटिव चलाते हैं कि 20 करोड़ लोग 100 करोड़ को मार दें। क्यों मार देंगे भाई? हम भाई भाई की तरह रहते थे। पहले प्राइमरी स्कूल में आप पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त पे किस तरह के नाटक चलते थे? भाईचारे के नाटक चलते थे, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, ऐसे नाटक आज पर किसी प्राइमरी स्कूल में दिखा दीजिए। हम कहाँ लेके जा रहे हैं देश को? मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों से मैं ये कहता हूँ कि जिस हिंदू मुस्लिम की भट्टी में कोयला डाल रहे हो, हमारी पीढ़ियाँ जलेंगी। किसी नेता के कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ेगा तो इस एक जनसाधारण आम जन आदमी का, और जो हमारे सामान्य वर्ग का आदमी, कॉमन मैन का, उसके घर से उसके बच्चे जाएंगे। नेताओं को कुर्सी मिलेंगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस ये चल रहा है, ये गलत है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कर्म सबसे बड़ा पूजा है, यही हमने पढ़ा है और यही सत्य है। आपने भी पढ़ा होगा, लिखा रहता था। आप जब प्राइमरी में हम जाते थे, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म और कर्म ही सबसे बड़ा पूजा। तो आज इंसानियत कहाँ है? भाई को भाई से बांटना, भाई से भाई के प्रति नफरत फैलाना। जब देश के लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में नफरत करेंगे, तो देश कैसे मजबूत होगा? देश एक परिवार है ना। अब कहने के लिए तो परिवार है, आपका परिवार, अगर आपके परिवार में आप 4 भाई हैं और आपस में चारों नफरत करेंगे तो क्या परिवार तरक्की कर सकता है? क्या परिवार वो मजबूत बन सकता है? नहीं बन सकता ना। जिस तरह से एक परिवार के 4 बेटे आपस में नफरत करके मजबूत नहीं बन सकता, तरक्की नहीं कर सकता, तो वैसे देश के सभी लोग आपस में नफरत एक राजनीति फैला रही है। एक नहीं होंगे, भाईचारे से नहीं रहेंगे, हमारा देश ना तरक्की कर सकता है ना वो मजबूत बन सकता है। देश भी एक परिवार ही है। देश कोई हवा में लटकती चीज़ नहीं है। देश के लोग खुश हैं तो देश खुश है। अभी इन्होंने क्या था, देश के लिए काम करो। देश कौन है? मैं भी देश हूँ। किसान की बात सुनना, उनको उनका उचित उनकी कौन, आप देखिए, तपती धूप में धरती का सीना चीर के कोविड में अगर दुनिया को रोटी दी तो किसने दी? किसान ने दी ना। और अगर कड़कती ठंड में देश को बचाने के लिए सीने पे गोली खाने के लिए बेटा भी दिया तो कौन देता है? किसान मजदूर देता है ना। तो आप किसान के लिए काम करोगे, वो भी देशभक्ति है। आप नौजवान के लिए काम करोगे, वो भी धर्म है। धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म का पालन करना चाहिए। और राजनीति धर्म ये नहीं कहता है कि इंसान को इंसान से बांटो। राजनीति का धर्म कहता है कि किसान का भला करो, मजदूर को उसका अधिकार दो, नौजवान को रोजगार दो, रोटी कपड़ा और मकान, उनकी जो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये सुरक्षा, ये बुनियादी जो सवाल हैं उनको पूरा करो। ये राजनीति का धर्म है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू।